कमरे में हल्की रोशनी थी। गुलाब और चमेली की खुशबू हवा में घुली हुई थी। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। फूलों की सजावट कमरे को सपनों जैसा बना रही थी। लेकिन अनन्या के लिए यह सब किसी जहर से कम नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हथेलियां पसीने से भीगी थीं। पांव जैसे जमीन में गड़े हुए थे। आज की रात, जिसे लोग सबसे हसीन रात कहते हैं, अनन्या के लिए डर की रात बन चुकी थी। वह लाल और सुनहरे लहंगे में सजी थी। सिर झुकाए घूंघट के पीछे बैठी थी। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। हे भगवान, ये रात अच्छे से कट जाए। लेकिन तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। ये रात उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बनने वाली थी। अचानक दरवाजा खुला। अनन्या चौंक गई। कमरे में भारी कदमों की आहट गूंज उठी। अगले ही पल अर्जुन मेहरा कमरे में दाखिल हुआ। लंबा कद, चौड़े कंधे, सफेद कुर्ता, गंभीर निगाहें। वह किसी राजकुमार जैसा दिख रहा था, मगर उसके हाव भाव किसी निर्दयी बादशाह से कम नहीं थे। अनन्या ने घूंघट से झांक कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर सख्ती थी, नजरें इतनी कठोर कि दिल दहल जाए। दरवाजा जिस अंदाज में उसने बंद किया, अनन्या समझ चुकी थी वह गुस्से में है। अर्जुन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हाथ बांधे सख्त निगाहों से उसे घूरता रहा। अनन्या की सांसें अटक गईं और फिर अर्जुन की आवाज गूंजी। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे बदकिस्मत रात है। उसके शब्दों में जहर घुला था। शायद तुमने सोचा होगा कि आज तुम्हारे सपनों की सुहाग रात होगी, लेकिन अफसोस, मैं तुम्हें खुशियां देने नहीं आया। मैं आया हूं तुम्हें ऐसी सजा देने जिसका दर्द तुम उम्र भर महसूस करोगी। अनन्या की आंखें भर आईं। दिल बुरी तरह कांपने लगा। अर्जुन ने और कड़वाहट उंडेली। जानती हो तुम कौन हो? मेरी सौतेली माँ की भांजी, जिसे उसने जबरदस्ती मेरी जिंदगी में ठूंस दिया। जब मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता हूं तो उसकी छाया को अपना कैसे बना सकता हूं? वह ठंडी हंसी। हंसा, तुम सोच रही होगी शादी हुई है तो मैं तुम्हें दिल से अपना लूंगा, लेकिन नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो। अनन्या के पैरों से जैसे जान निकल गई। वह चाहकर भी भाग नहीं सकी। अर्जुन उसके ओर करीब झुका, धीरे से बोला, याद रखना, शादी हुई है तो सुहागरात जरूर होगी। आज की रात तुम मेरे बिस्तर की शोभा बनोगी, लेकिन कल मैं तुम्हें तड़पता छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अनन्या के पलकों पर आंसू अटक गए। उसका वजूद कांप उठा। अर्जुन सीधा खड़ा हुआ, ठंडी आवाज में बोला, ये मत समझना कि मैं नरमी दिखाऊंगा। मैं वही करूंगा जो मुझे सुकून देगा, और हर पल तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। सिर्फ एक नापसंद बोझ। अनन्या पीछे हटने लगी, लेकिन अर्जुन के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वह बेड तक आ चुका था। उसकी आंखें अनन्या पर जमी थीं। अचानक उसने कहा, हाथ आगे करो। अनन्या का दिल सहम गया। वह सिर झुकाकर सिमटने लगी, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने झपट कर उसका नाजुक हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि अनन्या की आवाज कांप उठी। छोड़ दीजिए प्लीज। अर्जुन की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वह कड़वी हंसी हंसा, छोड़ दूं? तुम्हें लगता है तुम्हारी मिन्नतों पर मैं अपना हक छोड़ दूंगा? सिर्फ एक रात ही तो चाहिए, अच्छे से दे दो। वैसे भी पति को खुश करना तो पत्नी का सबसे पहला धर्म होता है। वह एक तंजिया अंदाज में बोला था। अनन्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अर्जुन गुस्से में आकर उसका घूंघट उतारकर फेंक चुका था। लेकिन उसके मासूम से चेहरे पर नजर पड़ते ही वह कुछ पल हैरानी से शॉक रह गया। उसकी आंखें जैसे किसी जादू में बंध गई थीं। उसके सामने एक चांद सा चेहरा था। बड़ी बड़ी नम आंखें, भीगी पलकें, हल्के से कांपते हुए होंठ, और वो खूबसूरत मासूमियत से भरा चेहरा जो बिना किसी गहने के भी दिल को कैद कर लेने की ताकत रखता था। अर्जुन ने इससे पहले भी कई खूबसूरत चेहरे देखे थे, शायद अनन्या से भी ज्यादा, लेकिन जो मासूमियत अनन्या के चेहरे पर थी, वह मासूमियत उसने आज तक नहीं देखी थी। अर्जुन का सख्त चेहरा कुछ पलों के लिए बेजान सा हो गया, जैसे वह अपनी जगह जमा सा गया हो। दिल की धड़कन एक पल के लिए ठहर गई, मगर फिर जैसे कोई जादू टूटा हो। उसे याद रहा तो बस इतना कि वो उसकी सौतेली माँ की रिश्तेदार है, जिस औरत से वह सबसे ज्यादा नफरत करता है। उसने सख्ती से चेहरा घुमा लिया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए गहरी खामोशी छा गई। अर्जुन मेहरा की बदलती हालत को अनन्या ने भी महसूस कर लिया था, और उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी थी कि शायद आज उसकी रिहाई हो जाए। बड़ी ही उम्मीद के साथ अनन्या की कांपती हुई आवाज उभरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।
वो घुटे घुटे आवाज में बोली थी। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोषी नहीं हूं, मुझे सजा मत दीजिए। लेकिन अर्जुन की आंखों में फिर वही बेशुमार नफरत लौट आई। माफी? वो कड़वी मुस्कान के साथ उसकी ओर झुका। किस बात की माफी मांग रही हो? हाँ, अनन्या ने डर कर पीछे हटने की कोशिश की, मगर अर्जुन ने झटके से उसे पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये मासूमियत का नाटक मेरे सामने मत करो। उसकी आवाज किसी जहर में डूबे खंजर की तरह थी। तुम्हारी मानसी ने मेरे साथ जो किया, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, और वह कीमत मैं आज ही लूंगा। ये कहकर वो उसके करीब हुआ था। उसके पहले स्पर्श पर ही अनन्या की जान जैसे उसके शरीर से निकल गई थी। एक तंजिया हंसी हंसते हुए अर्जुन ने उसके चेहरे को ऊपर उठाया था, जहां उसके होंठों से खून की बूंदें छलक रही थीं। ये मेरी नफरत की पहली निशानी थी। अब आगे की नफरत सहने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर उसने लाइट ऑफ कर दी, जबकि अनन्या ने आंखें बंद करते हुए खुद को संगदील इंसान के हवाले कर दिया था। रात के अंधेरे में जब अर्जुन के हाथों ने अनन्या की खूबसूरती को महसूस किया, तो एक पल के लिए उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। लेकिन वह अपने दिल में अनन्या के लिए कोई जज्बात पालना नहीं चाहता था। उसने बचपन से लेकर अब तक जितनी तकलीफें उठाई थीं, उन सब तकलीफों का बदला वह अनन्या से लेना चाहता था। अर्जुन का रवैया एक बेरहम झल्लाद जैसा था, जिसे जरा भी रहम महसूस नहीं हो रहा था। उसका हर स्पर्श अनन्या के लिए एक दर्दनाक सदमा जैसा था। वह पूरी ताकत से खुद को उससे अलग करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी ताकत के सामने बेबस थी। बस, बस करें, मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकती। मगर अर्जुन मेहरा पर कोई असर न हुआ। वह अपनी सौतेली मां की नफरत में इस कदर अंधा हो चुका था कि इंसानियत को कहीं पीछे छोड़ चुका था, और इस समय सिर्फ एक दरिंदा, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आज की रात अपने हक के लिए बनी थी, और वह हक एक ऐसी लड़की से छीन रहा था जो इस पूरे मामले में बिल्कुल निर्दोष थी, जिसने कोई गलती नहीं की थी। वो अनन्या थी, जो कभी अपनी मां के सामने उफ तक नहीं करती थी। मां के गुजर जाने और पिता के चले जाने के बाद वह अपनी मासी के घर आ गई थी, और आज उसी मानसी ने उसकी शादी अपने सौतेले बेटे से करवा दी थी, जो अपनी कठोरता के लिए मशहूर था। और उसने वही किया जिसका अनन्या ने अंदाजा लगाया था। पहली ही रात उसने उसे तोड़कर रख दिया था। निर्दोष होते हुए भी वह नफरत की भेंट चढ़ गई थी। कमरे में सुबह की हल्की रोशनी उतर रही थी, मगर यह रोशनी किसी नरमी या उम्मीद की निशानी नहीं थी। ये रोशनी एक बर्बादी का ऐलान कर रही थी। एक ऐसी रात के बाद जो किसी आजब से कम नहीं थी। अर्जुन मेहरा आईने के सामने खड़ा अपनी सफेद शर्ट की आस्तीन चढ़ा रहा था। उसकी काली पैंट बेदाग, बाल सलीके से सेठ, चेहरा सख्त और भावशून्य। थोड़ी ही देर बाद हाथ में पासपोर्ट वीजा और एक सूटकेस था। वह हर तरह से जाने के लिए तैयार लग रहा था। उसने नजर घुमाकर बेड की तरफ देखा, जहां अनन्या बेहाल सी लेटी थी। उसका शरीर निढाल हो चुका था। पूरी रात उसने अर्जुन मेहरा की नफरत के जुनून को सहा था। अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश महसूस करके अनन्या ने धीरे से आंखें खोलीं, और नजरों का टकराव होते ही अर्जुन ने जल्दी से अपनी नजरें चुरा ली थीं। कुछ तो था जो अंदर से उसका दिल उसे शर्मिंदा कर रहा था। उस नाजुक सी लड़की के साथ उसे यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। नफरत में वो इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल उसने अपने दिल में उठने वाले जज्बातों को ठप कर सुला दिया था, और फिर जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और उसके पास बेड पर रख दिए। ये लो, तुम्हारी पहली रात की कीमत। शायद यही तुम्हारी औकात है, और हमेशा रहेगी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बोल न सकी। अपनी चादर को अपने आसपास लपेटे वो अपना सिर घुटनों में छिपाकर सिसक उठी थी। आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे सजा दे रहे हो? प्लीज इस तरह मुझे छोड़कर न जाएं। इस रिश्ते को एक मौका दें। हम मिलकर अपनी जिंदगी खुशहाल बनाएंगे। वादा करती हूं, आपकी जिंदगी में जितने भी गम हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, अपनी मोहब्बत से उन तकलीफों को कम कर दूंगी। मैं रिश्तों के लिए तरसी हुई लड़की हूं। पूरे मन से आपको अपना पति माना है, और पूरे मन से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूं। उसने बेबसी से नजर उठाकर अर्जुन मेहरा को देखा था। वह उसे रोक लेना चाहती थी, अपने रिश्ते की बेड़ियां उसके पैरों में डालना चाहती थी, लेकिन वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। लेकिन मैं इस रिश्ते को निभाने के सारे मौके तुमसे छीन लेना चाहता हूं।
हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जाकर। उसने एक आखिरी नज़र उस पर डाली, फिर झटक कर सूटकेस उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जूतों की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई और फिर कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। अनन्या बैठी बेबसी से रो पड़ी। बिस्तर पर बिखरी चादर उसकी बेबसी की गवाही थी और वे नोट उसकी बेकदरी का सबूत। बाहर कार का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई, फिर इंजन स्टार्ट होने की गूंज और अगले ही पल अर्जुन मेहरा दुबई के लिए रवाना हो चुका था, अपनी नई जिंदगी की ओर। और अनन्या, वो वहीं पीछे छूट गई, उजड़ी हुई, बिखरी हुई और पूरी तरह टूट चुकी थी। अनन्या की जिंदगी पहले भी बेरंग थी और अब तो और भी बेरंग हो गई थी। दिन और रात अपनी रफ्तार से बीत रहे थे, लेकिन उसे अपना होश भी नहीं था। 2 महीने बाद कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, मगर अंदर बैठी अनन्या के लिए रोशनी बेमानी थी। वो खिड़की के पास बैठी किसी बेजान मूर्ति की तरह दिख रही थी, आंखें शून्य में टिकी हुईं, चेहरा बुझा बुझा और शरीर जैसे किसी अनजाने बोझ के तले दब चुका था। 2 महीने बीत चुके थे, मगर उसकी हालत ज्यों की त्यों थी, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा बदतर। उसकी आंखों के सामने वह रात किसी खौफनाक मंजर की तरह जिंदा हो जाती। वह दरवाज़ा खुलने की आवाज़, वह बेरहम आंखें, वो जहरीले शब्द और फिर वह बहसी लम्हे जब उसकी इज्जत तार तार कर दी गई थी, जब वह तड़पती रही, रोती रही, मगर अर्जुन मेहरा ने एक पल के लिए भी रहम न किया और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें उखड़ने लगीं, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और फिर उसके सिर में तेजी से दर्द उठा। अनन्या ने तड़प कर सिर झटका। नहीं, वह यह सब याद करना नहीं चाहती, मगर वे लम्हे किसी भूत की तरह उसके दिमाग पर हमला कर रहे थे। वही दर्द, वही जिल्लत, वही बेबसी और वही अर्जुन मेहरा। नहीं नहीं, भगवान के लिए नहीं। वह अचानक सिर पर हाथ रखकर जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज में इतनी तकलीफ थी कि दीवारें भी कांप गई होंगी। मत करो, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। वो चीखती जा रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी। उसकी सिसकियां कमरे से बाहर तक गूंजने लगीं। लाउंज में बैठी राधिका जी ने चाय का कप झटके से मेज पर रखा और घबराकर ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उनके सामने जो मंजर था, उसने उनका दिल चीर कर रख दिया था। अनन्या जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, दोनों हाथ सिर पर रखे हुए थे। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह किसी बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। राधिका जी बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ीं, मगर जैसे उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, अनन्या ने खुद को झटके से पीछे कर लिया। नहीं, प्लीज, अर्जुन, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मत छूना मुझे। राधिका जी का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। उनकी आंखें नम हो गईं। अनन्या मेरी बच्ची, मैं हूं, तुम्हारी मानसी, उन्होंने नरमी से कहा, मगर अनन्या की आंखें डर से फैली हुई थीं। मत मारो मुझे, प्लीज, मत छूना। उसने हाथ जोड़ दिए, जैसे कोई गुनाहगार रहम की भीख मांग रहा हो। राधिका का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे जोर से अपनी सीने से लगा लिया। बस, बस मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं है यहां, मैं हूं तुम्हारे साथ मेरी जान। अनन्या के जिस्म ने हल्की सी हरकत की, मगर फिर जैसे वह पूरी तरह ठंडी पड़ गई। उसके आंसू सिसकियों में बदल गए और फिर सिसकियां भी दम तोड़ गईं। उसका वजूद राधिका जी की गोद में ढह गया और अगले ही पल वह बेहोश हो गई। राधिका जी ने घबराकर उसका चेहरा थपथपाया, मगर वह बिल्कुल बेजान पड़ी रही। हे भगवान, मेरी बच्ची! उन्होंने फौरन डॉक्टर को फोन लगाया। पहली ही घंटी पर कॉल रिसीव हो गई। डॉक्टर, प्लीज तुरंत घर आ जाएं, मेरी बच्ची की हालत ठीक नहीं है। उनकी आवाज में घबराहट और बेबसी का गहरा मिला जुला असर था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर दीप्ति कमरे में मौजूद थी, सफेद ओवरकोट पहने, चेहरे पर संजीदगी और प्रोफेशनल रवैया लिए वह अनन्या का चेकअप कर रही थी। अनन्या बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा सफेद जैसे खून की एक बूंद भी न बची हो। राधिका जी उसके सिरहाने बैठी थी और आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई डॉक्टर दीप्ति ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। राधिका जी, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। उनका लहजा सख्त था। मैं समझ रही हूं, मगर हुआ क्या है ऐसे? राधिका जी की बेचैनी और बढ़ गई। डॉक्टर दीप्ति ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा, जैसे कुछ सोच रही हों, फिर धीरे से बोलीं,
यह इस वक्त गंभीर मानसिक और शारीरिक कमजोरी का शिकार है। इनके लिए इस हालत में रहना बेहद खतरनाक है। इन्हें सही वक्त पर खाना चाहिए, आराम चाहिए और सबसे बढ़कर मानसिक सुकून चाहिए। लेकिन इतनी कमजोर क्यों है? और इस हाल से क्या मतलब है आपका? ये किस हालत में है मैं समझ नहीं पा रही। राधिका जी का दिल किसी अनजाने डर से कांप उठा। डॉक्टर दीप्ति कुछ पलों के लिए चुप रहीं, जैसे सही शब्द तलाश कर रही हों। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बोलीं, क्योंकि ये उम्मीद से हैं राधिका जी। कमरे में सन्नाटा छा गया। राधिका जी का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। क्या? उनके होंठ कांपे। सच कह रही हैं आप डॉक्टर? दीप्ति ने सिर हिलाया। जी, और इनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चा शायद बच न सके। डॉक्टर दीप्ति की इस खबर पर राधिका जी को लगा जैसे जमीन उनके कदमों के नीचे से खिसक गई हो। आपको हर हाल में इनका ख्याल रखना होगा। खाने पीने का खास ध्यान रखें, उन पर कोई दबाव न डालें, वरना इनके लिए बहुत खतरा हो सकता है। ये कहकर डॉक्टर दीप्ति ने कुछ और जरूरी हिदायतें दीं। फिर अनन्या पर एक हमदर्दी भरी नजर डालकर वहां से चली गईं। राधिका जी ने कांपते हाथों से अनन्या के माथे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गहरी शर्मिंदगी उतर आई थी। उनकी आवाज एक सरगोशी जैसी थी। मेरी बच्ची, तुम मेरी सजाओं की भेंट चढ़ गई हो। उनकी आंखों के सामने उनका अपना अतीत घूम गया। वही अर्जुन मेहरा का बचपन, वही वक्त जब उन्होंने अर्जुन के साथ जुल्म किया था, जब उन्होंने उस मासूम को सिर्फ अपने गुस्से, अपनी नफरत और अपनी अनाकांक्षाओं की भेंट चढ़ा दिया था। कोई ऐसी सजा, कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी जो उन्होंने मासूम सा अर्जुन को न दी थी। एक मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी थी। उन्होंने उसे बेबुनियाद मारा, उसे ताने दिए, उसका दिल जख्मी किया। और आज मेरा अपना खून उसी अजियत में पड़ा है। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या यही मेरे पापों की सजा है? उन्होंने ठंडी सांस लेकर अनन्या के माथे को चूमा, जैसे अपनी हर खता का पश्चाताप कर रही हों। मैंने अर्जुन के साथ जो किया, शायद उसी का बदला वह तुम्हें इस तबाही की राह पर खड़ा करके ले रहा है। उन्होंने जोर से अपनी आंखें मींच लीं। 2 आंसू टूटकर उनके गालों पर लुढ़क आए। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। राधिका जी के लिए अनन्या को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब उसे इस बात का पता चला कि वह मां बनने वाली है, वह बहुत रोई थी। उसे नहीं चाहिए था ये बच्चा, उसकी नफरत की निशानी, जो नफरत अर्जुन मेहरा शादी की पहली रात उस पर उंडेल कर चला गया था। वक्त और तेजी से गुजरता गया और अब 7 महीने का अरसा बीत चुका था। अस्पताल का कमरा खामोश था, मगर इस खामोशी में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। नरम सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी और बिस्तर पर लेटी अनन्या गहरी नींद में थी। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरे साए थे और वह बेहद कमजोर लग रही थी, जैसे महीनों की तकलीफ और थकान ने उसके वजूद को निचोड़ कर रख दिया हो। उसके पहलू में नन्हा सा वजूद सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ बेखबर सो रहा था। उसका मासूम सा चेहरा, गुलाबी होंठ, बंद आंखें, उसका मासूम सा चेहरा जो बिल्कुल अर्जुन की कॉपी था। अर्जुन का खून, वही अर्जुन जिसने उसे तबाह कर दिया था और फिर पलटकर कभी खबर तक न ली थी। राधिका जी एक तरफ खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह कई मिनट तक बस उस नन्हे वजूद को देखती रहीं। फिर उन्होंने नजर उठाकर मेहरा साहब की तरफ देखा, जो ऊपर से मजबूत नजर आ रहे थे, मगर उनके चेहरे की झुर्रियां उनके टूटे हुए दिल की दास्तान बयान कर रही थीं। राधिका जी ने गहरी सांस ली और धीमे से बोलीं, आप अपने बेटे को फोन करें, बताएं उसे कि उसकी औलाद हुई है। शायद वह आ जाए, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। मेहरा साहब ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सिर झुका लिया, जैसे इन शब्दों की कोई उम्मीद न हो। उन्होंने जेब से अपना मोबाइल निकाला, मगर स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उन्होंने थकी हुई सांस ली और फोन को वापस जेब में बंद कर दिया। वो मेरी बात नहीं सुनता, राधिका। उनकी आवाज में हार का एहसास साफ नजर आ रहा था। वह मेरी कॉल रिसीव तक नहीं करता। राधिका जी ने बेबसी से उन्हें देखा। क्या तुमने आज कोशिश की? मेहरा साहब ने सिर हिलाया। न जाने कितनी बार कोशिश कर चुका हूं, अनन्या की हालत बताने के लिए, उसके दर्द का एहसास दिलाने के लिए, मगर उसने एक बार भी पलटकर नहीं पूछा। राधिका जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका दिल चाहा चीख चीख कर अर्जुन को कोसे, उसे झकझोरे, मगर वह जानती थीं कि जिसके अंदर एहसास मर जाए
उसे कोई पुकार वापस नहीं ला सकती। तो यह तुम्हारी परवरिश थी। उनका लहजा कड़वा हो गया था। एक बाप अपने बेटे को कितनी बार फोन करें कि तुम्हारी बीवी तबाह हो रही है, तुम्हारा बच्चा दुनिया में आने वाला है, और वह सुनने तक को तैयार नहीं। मेहरा साहब ने दुख से अपनी बीवी को देखा। क्या मैंने कम तकलीफ सही है? मैं भी बाप हूं, मगर एक ऐसा बाप जिसका बेटा उसे अहमियत देना तो दूर, सुनना भी गवारा नहीं करता। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। बाहर रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और अंदर दो हारे हुए इंसान एक दूसरे के सामने खड़े थे। अनन्या गहरी नींद में थी। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी और उसका मासूम सा बच्चा, जो अभी दुनिया में आया था, इस बेखबरी में सो रहा था कि जिसके नाम का वह वारिस था, वह शायद उसे अपनाने कभी न आए। 1.5 साल बाद जैसे वक्त एक सा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा एक से नहीं रहते। हवेली के हरे भरे लॉन में शाम की सुनहरी रोशनी मुलायम घास पर छन छन कर गिर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं परिंदे अपने घोंसले को लौट रहे थे। लॉन के बीचों बीच अनन्या सफेद कपड़ों में बैठी थी। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी बेबसी नहीं थी। अब वह जिंदगी की तरफ धीरे धीरे लौट रही थी। उसकी गोद में एक छोटा सा गुलाबी गालों वाला बच्चा बैठा हुआ था, जो अपनी तोतली जुबान में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। वह कभी अपनी नन्ही उंगलियां अपनी मां के चेहरे पर रख देता, तो कभी उसके कपड़ों को मुट्ठी में जकड़कर खींचने लगता, और कभी अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से अनन्या को देखता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। आरव बेटा, चम्मच पकड़ो, थोड़ा सा तो खा लो, अनन्या ने नरम लहजे में कहा और चम्मच उसके मुंह के पास ले गई। नहीं, आरव ने तुरंत गर्दन झटक ली। नन्हे नन्हे हाथों से चम्मच को पीछे धकेलने की कोशिश की और फिर अचानक उसकी गोद से निकलकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आरव! अनन्या ने हैरानी से उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो तो बिजली की तरह लॉन में दौड़ पड़ा। नन्हे कदम, छोटी छोटी खिलखिलाती हुई सी हंसी। अनन्या एक पल के लिए थक कर बैठी, फिर मुस्कुराते हुए दोबारा उसके पीछे दौड़ी। आरव, इधर आओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? आरव हंसता हुआ आगे आगे भाग रहा था और अनन्या उसके पीछे पीछे। राधिका जी, जो अंदर बैठी चाय पी रही थीं, जब बाहर से खिलखिलाहट की आवाज सुनी तो उनके कदम बेकाबू होकर लॉन की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने अनन्या को अपने नन्हे से बेटे के पीछे भागते देखा, उनके लब्बों पर एक मुस्कान तैर गई, एक सुकून भरी मुस्कान। क्या हो रहा है? उन्होंने अनन्या को छेड़ने के अंदाज में कहा। अनन्या हाँफती हुई रुक गई। मासी जी, देखिए, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बस दौड़ने में माहिर हो गया है। राधिका जी हंसते हुए आगे बढ़ीं और झट से आरव को गोद में उठा लिया। छोटे नवाब, इतनी शरारत क्यों कर रहे हो अपनी मां के साथ? आरव ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर उन्हें देखा और फिर एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ा, जैसे उसे पता हो कि वो सबकी जान है। अब देखना तुम्हें खाना कैसे खिलाती हूं, राधिका जी ने शरारत से कहा और अनन्या को आंख मारी। दोनों ने मिलकर जबरदस्ती चम्मच आरव के मुंह के पास किया। पहले तो वो विरोध करता रहा, हाथ पैर मारे और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, मगर जैसे ही चम्मच उसके होंठों तक पहुंचा, वो बेवजह चम्मच को मुंह में ले गया और मजे से चबा गया। अनन्या ने मुस्कुराकर आरव के छोटे छोटे बालों में उंगलियां फेरीं। यह हमारा शहजादा है। हाँ, बिल्कुल। राधिका जी ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। और तुम मेरी बहादुर बेटी हो। इस 1.5 साल के सफर में अनन्या ने कई मुश्किल दौर देखे थे। कई बार वह टूटकर बिखरी थीं, कई बार वो रोई थीं, कई बार वो इतनी बेचैन हुई थीं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। वो आरव को अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर फिर एक मां की ममता जाग उठी थी। उसने अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगा ही लिया था। और फिर वो दिन था, और आज का दिन, वह बदल गई थी। 3 साल बाद एयरपोर्ट की ऊंची ऊंची इमारतों के शीशों से छन कर आती रोशनी उसके चेहरे को हल्का सा सुनहरा बना रही थी। 3 साल बाद वह इस सरजमी पर कदम रख चुका था, जिसे वह हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। अर्जुन मेहरा, जो पहले ही बेहद खूबसूरत था, अब और भी रोबदार और आकर्षक लग रहा था। उसका गंभीर चेहरा, चमकती गहरी आंखें, मजबूत जबड़ा और हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी उसे और भी गंभीर और मैच्योर बना रही थी। ब्लैक पैंट और शर्ट के ऊपर डार्क ब्राउन ओवरकोट पहने खड़ा था। हाथ में मोबाइल पकड़े वह बेचैनी से स्क्रीन पर नजरें जमाए खड़ा था,
जबकि दूसरी तरफ उसका पर्सनल असिस्टेंट पसीने में भीगा खड़ा था। अर्जुन मेहरा के माथे पर हल्की तोरियां थीं। सब्र का दामन वह पहले ही छोड़ चुका था। ये बुकिंग कैंसिल किसने की? उसने सख्त अंदाज में पूछा। असिस्टेंट ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और नजरें चुराते हुए बोला, सर, ये मेहरा साहब ने। क्या? अर्जुन के चेहरे की जबड़ियां और सख्त हो गईं। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कसने लगीं। जी सर, उनके खास हुक्म पर। असिस्टेंट हिचकिचाया। अर्जुन ने गुस्से से मोबाइल बंद कर दिया। जेब में हाथ डालकर कार की चाबी टटोलने लगा, मगर याद आया कि यहां उसकी पर्सनल गाड़ी मौजूद नहीं थी। 3 साल में उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। एक बार भी इस सरजमी से जुड़ने की कोशिश नहीं की थी जहां वह पला बढ़ा, जहां उसका बचपन और परिवार था। वह सख्त तेवर लिए बाहर निकला। एयरपोर्ट के बाहर आते ही हल्की ठंडक ने उसका स्वागत किया, मगर उसके अंदर तो जैसे आग लगी थी। सड़क पर खड़ी टैक्सियों को निगाहों से परखा, फिर एक को हाथ देकर रोका। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी। जी साहब, कहाँ जाना है? मेहरा हवेली। ड्राइवर ने हैरत से एक पल को अर्जुन को देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर सिर झुकाकर दरवाजा खोल दिया। अर्जुन गाड़ी में बैठते ही लंबी सांस लेकर सीट से टेक लगा गया। दुबई की बिजनेस लाइफ ने उसकी शख्सियत में और भी संजीदगी भर दी थी, मगर कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में अब भी एक खालीपन मौजूद था, जिसे वह खुद भी महसूस नहीं कर पाता था। गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए उसने सरगोशी में खुद से कहा, शायद यहां आना मेरी गलती है, मगर किस्मत उसे यहां किसी बड़े मकसद के लिए लेकर आई थी। और वो इस हकीकत से अनजान था कि हवेली में न सिर्फ उसका अतीत बल्कि उसका भविष्य भी उसका इंतजार कर रहा था। एक नन्हा सा वजूद, जो उसका खून था, जो उसकी नफरत और बेदर्दी का मेल था, और जिसकी हंसी में शायद वह नरमी थी जो अर्जुन हो चुका था। हवेली के भारी लोहे के दरवाजे पर कार के टायर रुके तो गार्ड ने झट से दरवाजा खोला, मगर अगले ही पल सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। 3 साल पहले जो इंसान इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ गया था, वो आज रात के इस पहर अचानक यूं लौट आया था, जैसे किसी अधूरे ख्वाब का बिछड़ा किरदार हकीकत में वापस आ गया हो। अर्जुन मेहरा ने एक सरसरी नजर गार्ड पर डाली और बिना किसी प्रतिक्रिया के अंदर कदम बढ़ा दिए। उसके पीछे उसका पर्सनल असिस्टेंट खामोशी से चल रहा था। गेस्ट रूम में जाकर आराम करो, सुबह मुलाकात होगी, उसने सपाट लहजे में अपने असिस्टेंट से कहा और खुद अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसे यकीन था वहां हमेशा की तरह बस तन्हाई होगी। वह दरवाजे तक पहुंचा, हल्का सा धक्का दिया, और जैसे ही अंदर कदम रखा, मध्यम रोशनी में एक नाजुक सा औरत का वजूद नजर आया, जो बिस्तर पर सपनों की दुनिया में गुम था। अर्जुन की सांस एक पल को थम गई। अनन्या। उसका दिल अजीब से अंदाज में बेचैन हुआ था। वह मुश्किल से आगे कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक बिस्तर पर पड़ी वह हल्का सा हिली। वह किसी आहट से जाग चुकी थी। अनन्या ने आंखें मलते हुए अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। फिर जैसे ही उसकी निगाह सामने खड़े शख्स पर पड़ी, उसका पूरा जिस्म एकदम सख्त हो गया। सांसें अटक गईं, दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने भ्रम समझकर दोबारा पलकों को झपकाया, मगर सामने खड़ा शख्स वाकई अर्जुन मेहरा था, उसका पति, जिसे वह 3 साल पहले अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी, और आज वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। उस रात का दर्द, बेइज्जती उसे फिर से याद आने लगे, और वो खौफजदा नजरों से अर्जुन को देख रही थी, जबकि अर्जुन की निगाहें उस पर जमी हुई थीं। मगर अचानक ही उसकी निगाहें अनन्या के बराबर में सोए एक छोटे से मासूम वजूद पर जाकर ठहर गईं। वो 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन अनन्या डर से और पीछे हट गई। उसकी आंखों में इल्तिजा थी, उसके हाथ कांप रहे थे, मगर अर्जुन का पूरा ध्यान अब बिस्तर पर पड़े उस मासूम चेहरे पर था। यह कौन है? उसका लहजा ठंडा था, मगर उसमें एक अनजानी सी कपकपी थी, जैसे वह खुद भी अपने सवाल से डर रहा हो। अनन्या की जबान जैसे तालों में जकड़ गई थी, उसके होंठ कांपे, मगर वह कुछ कह न सकी। अर्जुन के चेहरे पर इतने रंग बदल रहे थे कि अनन्या समझ ही नहीं पा रही थी कि इस वक्त उसकी हालत क्या हो रही है। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी, मगर अर्जुन के दिल में एक तूफान उठकर खड़ा हुआ। वह बेसब्री से आगे बढ़ा। उसकी नजरें बार बार अनन्या से उस नन्हे वजूद तक जा रही थीं। कौन है यह? उसकी आवाज धीमी मगर जहर में डूबी थी।
जैसे अंदर ही अंदर कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। अनन्या की सांसें अटक गईं। उसने अर्जुन की आंखों में जलते शोले देखे और सहम कर और भी पीछे हट गई। मैंने पूछा, यह कौन है? इस बार उसका लहजा ज्यादा सख्त और सवाल का बार और गहरा। अनन्या की नजरें जमीन पर थीं। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। अर्जुन की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने झटके से आगे बढ़कर उसका बाजू कसकर पकड़ लिया और झचकाकर खड़ा कर दिया। अनन्या, ये बच्चा कौन है? उसका लहजा गुस्से से भरा था। अनन्या ने सहमकर आंखें बंद कर लीं। आंसू गालों पर लुढ़क आए। अनन्या! अर्जुन की गिरफ्त और भी ज्यादा कस गई थी। आरव, आपका बेटा। वो हिचकिचाते हुए रोते रोते बोल पड़ी। क्या? अर्जुन का दिल एक पल के लिए थम सा गया था। मेरा बेटा। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर इन शब्दों ने जैसे कमरे में धमाका कर दिया। अर्जुन की पकड़ ढीली पड़ गई। वह पलकें झपकाता तक भूल गया। अर्जुन के शब्द गले में ही अटक गए थे। उसने बेयकीनी से एक कदम पीछे लिया, जैसे अपने ही वजूद की सच्चाई से भागना चाहता हो, मगर हकीकत उसे जकड़ चुकी थी। ये मेरा बेटा है? उसकी आवाज में अब एक फुसफुसाहट थी। अनन्या ने भीगी आंखें उठाईं और बस हल्का सा सिर हिला दिया, और अर्जुन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वो उसकी नन्ही नन्ही बंद मुट्ठियां। आरव! वो होली से बुदबुदाया आया, जैसे सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा हो। उसके वजूद का हिस्सा, उसका लहू, उसकी नस्ल, 3 साल पहले जिसे वह पीछे छोड़ आया था, वह आज उसके सामने था। एक नन्ही सी जान की सूरत में। वह सांस लेना तक भूल गया। अपने दिल में उड़ते तूफान को समझ नहीं पा रहा था। और अनन्या तो अब भी सहमी हुई खड़ी थी। रोती आंखों से उस इंसान को देख रही थी जिसने बरसों पहले उसकी दुनिया उजाड़ दी थी, मगर आज उसकी दुनिया उसके सामने सांस ले रही थी। वक्त जैसे थम गया था। उसका दिल अजीब सी शिद्दत से धड़क रहा था। वह अपनी जगह पर जड़ हो गया। नजरें अपने बेटे पर टिकी रहीं। वो नन्हा सा वजूद, जो उसके वजूद का हिस्सा। वो एक झटके से बिस्तर के पास पहुंचा और झुककर अपने बेटे को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही उस नन्ही सी जान को उसने अपने सीने से लगाया, एक अनोखा सा एहसास उसके अंदर समा गया। वह जो हमेशा कठोर रहा था, जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए थे, जिसने अपनी सौतेली मां के जुल्म खामोशी से सहे थे, वो अर्जुन मेहरा आज अपनी औलाद को बाहों में भरकर रो रहा था। मेरा बेटा, मेरा आरव! वो धीमे से बुदबुदाया आया, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि यह हकीकत है, कोई सपना नहीं। अनन्या हैरानी से यह मंजर देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन, जो 3 साल पहले उसे इस हाल में छोड़कर चला गया था, वह इस तरह लौटेगा। वह तो समझी थी, अगर वह कभी वापस आया तो शायद इस बच्चे को अपनाने से भी इनकार कर दे। मगर यहां तो सब उल्टा हो गया था। अपनी जिद, अपनी बेरुखी, सब भूल चुका था। अपने बच्चे को बाहों में और भी जोर से कस लिया। नन्हा सा आरव जाग चुका था। अर्जुन के मजबूत बाजुओं में आते ही वह ऊंची आवाज में रोने लगा। उसकी नन्ही नन्ही मुट्ठियां हवा में बेतरतीब हिल रही थीं। उसकी आंखों में बेचैनी थी। शायद वो इस अजनबी इंसान को पहचान नहीं पाया था, जो आज पहली बार उसे अपनी बाहों में ले रहा था। मेरे बेटे, मैं हूं तुम्हारा पापा, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, और बच्चे के बालों में हल्के से हाथ फिराने लगा। अनन्या के आंसू उसके गालों पर फिसलने लगे। वह बेयकीनी से यह सब कुछ देख रही थी। दिल में अजीब सी हलचल थी। 3 साल पहले जो इंसान बेखबर था, वह आज अपनी औलाद के लिए इतना नरम कैसे हो सकता था? अर्जुन ने धीरे से बच्चे को झुलाया, मगर वह लगातार रोता जा रहा था। शायद उसके लिए यह छुअन थी, ये महक, ये बाहें, ये एहसास, ये सब कुछ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरा बेटा! अर्जुन की आवाज कांप गई और उसकी आंखों में फिर से आंसू चमकने लगे। अर्जुन ने धीरे धीरे उसे अनन्या की गोद में डाल दिया, जैसे वह कोई नाजुक सी चीज हो। अनन्या ने फौरन आरव को थामा, उसके छोटे से जिस्म को अपनी बाहों में समेटा, और फिर अगले ही पल उसके माथे को चूम लिया। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर यह मंजर देखा, जैसे वह कोई चमत्कार देख रहा हो। उसके आंसू खामोशी से गालों पर बह रहे थे। दिल जैसे किसी अनदेखे बोझ तले दब चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो। आरव अनन्या की छुअन और हल्के हल्के झूलने से शांत होता जा रहा था। उसकी आंखें नींद के असर से धीरे धीरे बंद होने लगीं। नन्हे नन्हे होंठ हल्के से खुले,
सांसें धीमी पड़ने लगीं। वो एक बार फिर नींद की वादियों में चला गया। माँ की बाहों की हिफाजत में अर्जुन ने गहरी सांस ली। फिर अचानक उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। उसने एक झटके से अनन्या का हाथ पकड़ लिया। अनन्या चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अनजानी सी घबराहट थी। क्यों नहीं बताया मुझे? अर्जुन की आवाज धीमी थी, मगर उसमें सुलगती हुई आग थी। क्यों नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हो? क्यों नहीं बताया कि मेरी औलाद इस दुनिया में आ चुकी है और अब इतना बड़ा भी हो गया है? जबकि अनन्या को गुस्सा आया था। वह तो सब कुछ छोड़कर चला गया था, हर रिश्ता नाता तोड़कर। फिर आज किस हक से पूछ रहा था कि उसके बच्चे की खबर उसे क्यों नहीं दी गई? बताओ अनन्या, मैं कुछ पूछ रहा हूं। इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप इस बात का हक नहीं रखते थे। उसने गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया था। शायद मां बनकर वो कुछ ज्यादा ही बहादुर बन चुकी थी, वरना अर्जुन के सामने खड़े होने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, जबकि अर्जुन ने आगे बढ़कर उसकी कलाई जोर से दबाई थी। वो अपना हाथ उससे छुड़ाना चाहती थी, मगर अर्जुन की पकड़ बहुत मजबूत थी। भले मैं रिश्ता तोड़कर गया था, लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता था और ये बच्चा मेरा खून था। अगर खून था तो कभी आपने मुड़कर यहाँ के हालात की खैरियत क्यों नहीं ली? मासी ने, अंकल ने आपको कितने कॉल किए थे, मगर आपने कभी फोन नहीं उठाया, कभी मैसेज का जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने हैरानी से उसे देखा। झूठ मत बोलो अनन्या। उसके लहजे में एक बार फिर वही सर्दी उतर आई जो 3 साल पहले उसकी पहचान थी। अनन्या का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो वही अर्जुन था जो 3 साल पहले उसे रौंद कर गया था। वही सख्त, वही बेरहम, वही बेइंतहा। मैं झूठ नहीं बोल रही। अनन्या की आवाज कांप रही थी। हमने कोशिश की थी बताने की, मगर आपने हमें मौका ही नहीं दिया। आपने खुद सब कुछ नजरअंदाज किया और अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अर्जुन का दिल एक पल के लिए डगमगाया। क्या वाकई उसने खुद सब कुछ अनदेखा कर दिया? क्या वाकई वह इतना अंधा हो गया था कि उसे एहसास ही न हुआ कि पीछे बहुत कुछ बड़ा हो चुका है? और अगर मैं खुद न आता, तो क्या तुम सारी जिंदगी मुझे मेरे बेटे के बारे में न बताती? वो कड़वाहट से बोला। अनन्या ने एक पल के लिए अपने बाजुओं में सोते हुए आरव को देखा। उसका दिल मचल उठा। अगर आप वाकई हमें जानने की ख्वाहिश रखते, तो खुद लौट कर आते। अर्जुन, मैंने किसी के रास्ते में दीवार नहीं बनाई थी। दीवार तो आपने खड़ी की थी। वह जब बोलने पर आई, तो चुप नहीं हुई। वह जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अर्जुन का सामना कर सके, मगर शायद हालात से लड़ते लड़ते अब वो थक चुकी थी, इसलिए वह बोल पड़ी। अर्जुन गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ कहना चाहता था, मगर वे लम्हे शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसने गहरी नजर अपने बेटे पर डाली और फिर कुछ सोचकर कमरे से निकलता चला गया। मेहरा हवेली की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। डाइनिंग टेबल पर राधिका जी और मेहरा साहब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। उनके चेहरों पर बीते वक्त की थकान और गहरी लकीरें थीं। अचानक दरवाजे की तरफ से आहट हुई। दोनों ने नजर उठाई और जैसे ही सामने का मंजर देखा, उनके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अर्जुन मेहरा सफेद कुर्ता पाजामा पहने अर्जुन बहुत आत्मविश्वासी अंदाज में कमरे में आया और चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने धीरे से रोटियों का एक टुकड़ा तोड़ा और चाय का कप उठाया, जैसे यह उसका रोज का काम हो। मेहरा साहब ने खोखली आवाज में कहा, तुम लौट आए हो। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही अर्जुन है जिसने 3 साल पहले बिना पीछे मुड़े चला गया था। अर्जुन ने चाय का घूंट लिया और सहजता से बोला, हाँ, आ भी चुका हूं और अपनी पत्नी और बेटे के साथ जा भी रहा हूं। राधिका जी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, कोई जरूरत नहीं। जब 3 साल तक तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो अब मेरी भांजी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। तलाक दे दो उसे और हमारे रास्ते से हट जाओ। अर्जुन का हाथ चाय के कप पर रुक गया। अगले ही पल पूरी डाइनिंग टेबल हिल गई। चाय के कप गिर पड़े, प्लेटें टूट गईं और खाना चारों ओर बिखर गया। राधिका जी डर के मारे जड़ हो गईं। उनकी सांसें रुक गईं और आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैं वह छोटा अर्जुन नहीं जो डर के मारे चुप रहता। अब मैं वह अर्जुन हूं जो 28 साल का हो चुका है और पल भर में किसी की हिम्मत कुचल सकता हूं। उसकी आवाज इतनी गूंज रही थी कि पूरा घर थर्रा उठा। राधिका जी के हाथ कांपने लगे। होंठ हल्के से खुले,
पर शब्द बाहर नहीं आए। मेहरा साहब ने जल्दी से अर्जुन का हाथ थाम लिया। ये क्या बदतमीजी है? अर्जुन ने झटके में हाथ छुड़ाया और कहा, बदतमीजी तो तब होती जब मैं चुपचाप आपकी बात मानकर अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ देता। मेहरा साहब ने राधिका जी की तरफ देखा। उनका चेहरा अर्जुन के गुस्से के सामने फीका पड़ गया। अब जो होगा वह मेरे तरीके से होगा। अर्जुन की आवाज धीमी लेकिन गूंजती हुई थी। मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा और किसी के कहने पर उसे नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने राधिका जी की ओर देखा और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। पिछले 15 दिनों में उसने अपने पर्सनल असिस्टेंट के जरिए सारे जरूरी काम निपटा लिए। पासपोर्ट और वीजा तैयार थे और वह अपनी पत्नी और बेटे को लेकर लंदन रवाना हो गया। अनन्या ने बहुत विरोध किया। वह रोई और साफ मना कर दिया कि वह नहीं जाएगी। जब 3 साल पहले उसे अकेला छोड़ा गया था, तो अब क्यों लौटकर अधिकार जताया जा रहा था? अर्जुन लंदन के फ्लैट में आया तो पूरा घर शांत था। अनन्या छोटे आरव को संभालते हुए थकी हुई थी। अर्जुन ने बिना हिचक अपने बेटे को गोद में लिया। आरव उसके स्पर्श को महसूस करते ही शांत हो गया और मां की ओर देखने लगा। अर्जुन ने घुटनों के बल बैठकर फूलों का गुलदस्ता और केक अपनी पत्नी की तरफ बढ़ाया। उसने सारी जिद और अहंकार भुलाकर अतीत को पीछे छोड़ दिया। मैं जानता हूं, मैं माफी के काबिल नहीं हूं, उसने भीगे लहजे में कहा। सिर्फ एक माफी का शब्द तुम्हें मेरी तरफ मोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं हमारे बच्चे के लिए इस रिश्ते को फिर से एक मौका देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। उसने एक पल रुककर अपनी आंखों में हल्की चमक के साथ आरव की ओर देखा और कहा, देखो ना, हमारा आरव कितना छोटा और अकेला है। मैं उसके लिए एक छोटी सी बहन भी लाना चाहता हूं। अनन्या उसकी बात सुनकर सन्न रह गई। उसके मन में कई शिकवे थे, लेकिन अब उसके होंठ खामोश हो गए। उसकी नजर अपने बेटे पर गई, जो अब गहरी नींद में था और अपने पिता के कंधे से लगा हुआ था। यही वह पल था जब अनन्या ने खुद को हार मान लिया। 3 साल की तकलीफ, दर्द और जुदाई की यादें पल भर के लिए पीछे रह गईं। एक मां की ममता जाग उठी और उसने तुरंत ही वह फूल रखकर अर्जुन को गले लगा लिया। यह उसका तरीका था, यह जताने का कि वह भी एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। और फिर अर्जुन ने वह कर दिखाया जिसकी अनन्या ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने हर गलती स्वीकार की, हर रात माफी मांगी, और अब अनन्या भी अपने बेटे के साथ एक नई खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ चुकी थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अर्जुन सच में माफी के काबिल था? अपने दिल की बात कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।